सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, प्राध्यापक शासकीय विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। आज हम एमए चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत अभिव्यंजनावाद पर चर्चा करेंगे। अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत क्रोचे ने स्थापित किया। क्रोचे मूलतः पाश्चात्य आत्मवादी दार्शनिक था। उसने मानसिक क्रियाओं को ही मान्यता प्रदान की और बाह्य उपकरणों को केवल गौण साधन माना। क्रोचे के पूर्व ही अभिव्यंजना शब्द पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र में प्रचलित हो चुका था। आरंभ में अभिव्यंजना का अर्थ अनुकृति माना गया। अनुकृति सिद्धांत तुम लोग पढ़ चुके हो। इसके पश्चात अभिव्यंजना का सौंदर्य से संबंध स्थापित हुआ। लेसिंग ने सौंदर्य के साथ कला को अभिव्यंजना की वस्तु भी माना है और सबसे अंत में क्रोचे ने उसे विशुद्ध अभिव्यंजना घोषित किया। कला शास्त्र इस प्रकार 3 बड़े युगों को पार कर चुका है। पहला है कला अनुकृति है, दूसरा कला सौंदर्य विशिष्ट अभिव्यंजना है और तीसरा कला अभिव्यंजना है। इन तीनों सिद्धांतों में मौलिक अंतर क्या है, इसको हम पहले समझते हैं। पहला कला अनुकृति है। अनुकृति कला के बाह्य आधारों को आग्रह करती है। अनुकृति शब्द के द्वारा बाह्य जगत के व्यापारों और वस्तुओं का भी अनिवार्य रूप से बोध होता है। इस प्रकार अनुकृति में बाह्य अर्थ की प्रधानता होती है और कला के लिए सांसारिक इंद्रियों की अपेक्षा होती है। दूसरा सिद्धांत सौंदर्य संबंधी है। कला के अंतरंग और बहिरंग का इसमें समन्वय हो गया है। कला की आत्मा सौंदर्य है। एक ओर तो वह बाह्य प्रतिमान को स्वीकार करता है और इस अर्थ में बाह्य यथार्थवादी है, साथ ही अभिव्यक्ति भी उसे स्वीकृत है। इन दोनों ही तत्वों पर जोर देने के कारण लेसिंग का सिद्धांत मध्यवर्ती कहा जा सकता है। लेसिंग ने कला की अंतरंगता का आग्रह करते हुए उसके बाह्य सौंदर्य की भी प्रतिष्ठा की। आगे चलकर क्रोचे द्वारा कला में विशुद्ध अभिव्यंजना बाह्यार्थ से निरपेक्ष अभिव्यंजना को प्रधानता मिली। इस प्रकार बाह्य आधारों से कला की मुक्ति हो गई और कलाकार की अंतरंग भावना ही कला की एकमात्र नियामिका बन गई। इस क्रम में पश्चिमी सौंदर्य चिंतन अपने बाह्य अर्थ स्वरूप से अंतर्मुख होता गया, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ता गया। कोई भी बाहरी प्रतिमान कला के लिए लागू नहीं होते। वह पूर्णतः आत्माभिव्यंजक स्वयं पूर्ण सत्ता है। इस अंतिम स्थिति की उसे प्राप्ति हुई और इसको क्रोचे ने दिया। अभिव्यंजना सिद्धांत पूर्णतः मानस पीठिका पर प्रतिष्ठित है। इस स्थापना के साथ प्रश्न उठे कि मन का स्वरूप कैसा है, उसमें कौन सी शक्तियाँ होती हैं, उसके व्यापार कैसे और कितने होते हैं, कला व्यापार किस प्रकार का आधार है इत्यादि। जब तक मन कला सृष्टि का एकमात्र नियामक या निर्माणकर्ता नहीं बना था, तब तक दूसरी समस्याएं भी कला दर्शन के क्षेत्र में उठती रहीं। परंतु जब मानस यानी मन ही उसका आधार मान लिया गया, तब इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक प्रश्न हटाए जाने लगे। क्रोचे का कथन है कि मानस व्यापार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है धारणा निर्मात्री क्रिया अर्थात कॉन्सेप्ट फॉर्मिंग एक्टिविटी। यह बौद्धिक व्यापार है। धारणा निर्मात्री क्रिया बौद्धिक व्यापार है और दूसरा है मूर्तिकरण की क्रिया, अर्थात इसे
इमेज मेकिंग एक्टिविटी यह विशुद्ध कल्पना व्यापार है। कल्पना के द्वारा कला का उत्पादन होता है। मूर्तिकरण की क्रिया एक प्रकार की अलौकिक शक्ति है जो क्षण भर में किसी भावना को अपनाकर उसे आकार, मूर्त और सुंदर रूप दे देती है। धारणा निर्मात्री क्रिया द्वारा यदि तर्क तक पहुँचने के लिए बुद्धि का सहारा लिया जाता है तो सहज ज्ञान कल्पना के द्वारा प्राप्त होता है। सहज ज्ञान बिंबों की रचना करता है तो तर्क ज्ञान या बौद्धिक व्यापार पदार्थ बोध की बुद्धि की सहायता से हम निर्णय करते हैं कि मनुष्य विचारशील प्राणी होता है। कल्पना हमारे मनस में ऐसे प्राणी का बिंब अंकित कर देती है। जब इसका उदाहरण देकर हम समझने की कोशिश करते हैं, जब चित्रकार किसी वस्तु की झलक मात्र देखता है तो हम यह नहीं कह सकते कि उसे सहज ज्ञान हुआ। हम सहज ज्ञान की उपलब्धि तब मानेंगे जब वह उसका पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर लेगा, अर्थात जब वह अपने अंतर्मन में उसे पूरी तरह अभिव्यक्त कर लेगा। इस प्रकार क्रोचे सहजानुभूति को आंतरिक अभिव्यंजना मानता है जो संवेदनों को अपने में खपाकर उसके साथ एकाकार होकर एक मूर्त रूप प्राप्त कर लेती है। इसी के द्वारा कलाकार भावनाओं तथा संवेगों के वेग को नियंत्रण में रखता है और प्रभावों को बिंबों में अभिव्यक्त कर स्वयं मुक्त हो जाता है। सारांश यह है कि क्रोचे सहजानुभूति को अभिव्यंजना मानते हैं और यह अभिव्यंजना अंतर्मन में होती है, उसका बाह्य प्रकाशन नहीं होता। क्रोचे का यह मत है कि सहजानुभूति बिंब, रूप या अभिव्यक्ति होती है और वही कला है। दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार से समझें, कला का संबंध क्रोचे ने मूर्तिकरण की क्रिया अथवा विशुद्ध कल्पना या बिंब के साथ जोड़ा है। मूर्तिकरण की क्रिया पहली प्रक्रिया है। इसे सहज प्रज्ञा या इंट्यूशन भी कहा गया है। कल्पना के क्षेत्र को क्रोचे ने सहज प्रज्ञा का क्षेत्र माना है। इसमें पृथक बौद्धिकता का प्रवेश नहीं है। इस प्रकार क्रोचे ने कल्पना को सहज प्रज्ञा अथवा मूर्तिबोध के समतुल्य कर दिया है। अब प्रश्न उठता है कि मूर्तिकरण की यह प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। क्रोचे का कथन है कि मन छाप या इम्प्रेशंस ग्रहण करता है, किंतु यह छाप मन की क्रिया को केवल आरंभ बिंदु प्रदान करती है। उनसे आरंभ करके मन क्रम विकास द्वारा उन्हें पूर्ण अभिव्यंजना तक ले जाता है। महत्व स्वयं इस अभिव्यंजना का है, मन पर पड़ी छापों का नहीं। यह अभिव्यंजना विशुद्ध प्रतिभायुक्त ज्ञान है और मन पर पड़ने वाली प्रत्येक जाति की छाप उसके लिए आरंभ बिंदु नहीं प्रदान करती। इन छापों की दो जातियाँ होती हैं, पहला इंद्रियगत और दूसरा आत्मगत। इंद्रियगत छाप क्रोचे के अनुसार छाप ही नहीं है, वे एक प्रकार से असफल गर्भच्युत छाप है। आत्मगत छाप ही वास्तव में अभिव्यंजना का विषय बनती है। सहज प्रज्ञा, अभिव्यंजना, रूप और सौंदर्य को क्रोचे परस्पर अभिन्न मानते हैं और उन्हें एक दूसरे के समतुल्य निर्धारित करते हैं। यह उनके निम्नलिखित वक्तव्यों से स्पष्ट होता है। क्रोचे कहते हैं, प्रत्येक वास्तविक सहज प्रज्ञा अथवा मूर्तिकरण अभिव्यंजना भी है। प्रातिभ अथवा अभिव्यंजनागत ज्ञान को हमने स्पष्टतः सौंदर्यगत अथवा कलात्मक के रूप तद्रूप कर दिया है। सहज प्रज्ञा अथवा मूर्तिकरण अनुभूति और भुक्त या भोग से संवेदना के प्रवाह या लहर से मानसिक वस्तु
से रूप संपन्न होने के कारण भिन्न है, और यह रूप अपने अधिकार में कर लेना ही अभिव्यंजना है। कलात्मक तथ्य इसलिए रूप और केवल रूप है। सौंदर्य की परिभाषा हम सफल अभिव्यंजना या अधिक अच्छे रूप में केवल अभिव्यंजना कहकर कर सकते हैं, क्योंकि अभिव्यंजना जब सफल नहीं होती तब वह अभिव्यंजना नहीं है। उपर्युक्त वक्तव्यों से स्पष्ट है कि सहज प्रज्ञा या अभिव्यंजना ही कला है। सहज प्रज्ञा और अभिव्यंजना परस्पर अभिन्न है। रूप अभिव्यंजना है और सौंदर्य भी अभिव्यंजना है। अतः क्रोचे की दृष्टि में वे चारों तत्व रूप, सौंदर्य, सहज प्रज्ञा और अभिव्यंजना अभिन्न है। इस प्रकार क्रोचे का मंतव्य है कि कला विशुद्ध रूप से मानसिक प्रक्रिया या आत्मिक व्यापार है। सहज प्रज्ञा और कल्पना कला की जननी है और मन पर पड़ी छापों की अभिव्यंजना कला की प्रक्रिया है। इन चारों शब्दों के भीतर ही क्रोचे का सारा विवेचन सीमित है और इन चारों में वह एक प्रकार का समीकरण स्थापित करता है। क्रोचे की दृष्टि में कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। कलाकार अपनी सहजानुभूति को पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति देने में प्रयत्नशील रहता है। इस प्रयत्न के फलस्वरूप ही उसके मन पर पड़े प्रभाव कल्पना का रंग ग्रहण कर विशद और मूर्त हो उठते हैं। वह स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण को ही अभिव्यक्ति मानता है। जब कलाकार अपने मानस में शब्द प्राप्त कर लेता है, किसी आकृति या मूर्ति की निश्चित या स्पष्ट भावना ग्रहण कर लेता है, बस तभी यह माना जाएगा कि अभिव्यंजना उत्पन्न हो गई। यदि उसने चित्र या मूर्ति का प्रकट रूप से निर्माण करना चाहा तो वह सब अतिरिक्त क्रिया होगी। जिस कलाकार का जितना अधिक विशद प्रत्यक्षीकरण होगा उतनी ही विशद और सफल अभिव्यक्ति होगी, और चूँकि अभिव्यक्ति ही कला है अतः उतनी ही सफल उसकी कला होगी। क्रोचे का मत है कि कला की सुंदरता या असुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि बाह्य जगत में जो सुंदर अथवा असुंदर है उसके अनुकरण मात्र से कला में सुंदरता असुंदरता की सृष्टि होती है। जो सामान्य अर्थ में सुंदर है वह मानसिक अभिव्यक्ति की गलती के कारण असुंदर बनकर प्रकट होता है। अतः कला के उत्कृष्ट होने के लिए आवश्यक नहीं है कि विषय वस्तु भी उत्कृष्ट हो। जिस जीवन का कला में निरूपण हो वह उत्तम हो, क्योंकि उत्कृष्टता तो जीवन के प्रति दृष्टि विजन में होती है। यदि कुरूप और विभत्स वस्तु भी कलाकार के मन पर प्रभाव डालती है तो वह भी कला का विषय बन सकती है। क्रोचे के मतानुसार काव्य विषय का चुनाव नहीं किया जा सकता। चुनाव इच्छा का कार्य है और कला आत्मा की प्रतिभा या प्रातिभ क्रिया है। इस दृष्टि से भी काव्य वस्तु का चुनाव नहीं हो सकता। क्रोचे सहजानुभूति को शब्दों, रंग, रेखाओं में व्यक्त करना आवश्यक नहीं समझते। बाह्य अभिव्यंजना का कला के विशुद्ध क्षेत्र से कोई संबंध नहीं। कलाकार की कलाकार के रूप में स्थिति केवल उन क्षणों में होती है जब वह अपने को प्रेरणा के क्षणों में पाता है और ऐसा अनुभव करता है कि वह विषय के साथ तदाकार हो गया है। कवि काव्य निर्माण से पूर्व कृति का समग्र मन में दर्शन करता है, उसका खाका खींच लेता है। फिर प्रश्न उठता है कि यदि बाह्य अभिव्यक्ति कला नहीं तो क्या है। क्रोचे की दृष्टि में प्रेषण का तात्पर्य है एक दूसरे तक पहुंचाना, और बाह्य प्रकाशन तो केवल सहायक साधन मात्र है। कलाकार को बाह्य प्रकाशन का आश्रय इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि वह अपनी कला को सामाजिक उपभोग के योग्य, सहृदय, संवेदनशील बनाना चाहता है। क्रोचे बाह्य प्रकाशन को स्मृति की सहायक वस्तु कहता है।
जिसकी सहायता से कलाकार अपनी सहजानुभूति को पुनः प्रस्तुत या रिप्रोड्यूस कर लेता है। इन कलाकृतियों के कारण उनकी सहजानुभूति, बिंब आदि नष्ट नहीं होते। बाह्य अभिव्यक्ति तो केवल व्यवहारिक उपयोगिता के लिए है। कवि अपनी अनुभूति को और अपने दूसरों के लिए चिरकाल तक सुरक्षित रखता है। यानी कवि अपनी अनुभूति को, अपने ज्ञान को दूसरों के लिए चिरकाल तक सुरक्षित रखता है। क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना से भिन्न कला का कोई रूप नहीं है और वह अभिव्यंजना अंतरंग मनोमय में ही होती है। अंतरंग मनोमय में ही होती है। कला का प्रयोजन अंतरंग अभिव्यंजना में ही पूर्ण हो जाता है। कला बनने के लिए वस्तु रूप में उसके प्रगटीकरण की कोई आवश्यकता नहीं। कला वस्तु को मन ही स्वयं अभिव्यक्त करता है। शब्दों के माध्यम से उसका प्रगटीकरण एक दूसरी ही प्रक्रिया है। यह व्यवहारिक क्रिया है जिसके लिए कवि बाध्य नहीं है। प्रगटीकरण वास्तव में कला का बाह्य व्यापार है और इस प्रकार कला की दृष्टि से उसकी स्थिति गौण है। इस निर्णय पर क्रोचे का बहुत विरोध हुआ। मुख्य आपत्ति यह उठाई गई कि इस प्रकार कला में प्रेषणीयता और भाव विनियोग की तो कोई स्थिति ही नहीं रह जाती। क्रोचे एक ओर तो यह कहता है कि कला सहजानुभूति है। सहजानुभूति वैयक्तिक होती है और वैयक्तिक अनुभूति का भी पुनर्भाव या रिपीटिशन नहीं होता। तथा दूसरी ओर वे कहते हैं कि सुंदर बाह्य कलाकृति की सहायता से भावक भी वही सहजानुभूति अनुभव करता है जो कलाकार की सहजानुभूति है। जब सहजानुभूति वैयक्तिक होती है और उसका पुनर्भाव नहीं हो सकता तो फिर भावक कैसे उसका भावन करेगा। ये क्रोचे के लिए कला का अस्तित्व केवल उस क्षण तक रहता है जब तक कि कलाकार कलम, तूलिका और छेनी नहीं पकड़ता, केवल मानस प्रक्रिया में रत रहता है। ज्यों ही वह मानस क्षेत्र से निकलकर इन उपकरणों की सहायता से बाह्य अभिव्यंजना में प्रवृत्त होगा, कला पीछे छूट जाएगी। सामान्य जन जिनके लिए कला भौतिक कलाकृति में वास करती है, क्रोचे की कला संबंधी इस धारणा को नहीं समझ पाते। अगली आपत्ति यह है कि समस्त कला व्यापार जब मन के भीतर ही संपन्न हो जाता है तब जगत के साथ कला का संबंध क्या रहा। अर्थात कला जब अंतरात्मा की बात है, यह वस्तु है, तो फिर बाहरी जगत से, बाहरी संसार से उसका क्या संबंध है। इस आक्षेप के उत्तर में क्रोचे का कथन है कि मन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और समस्त जीवन या जगत उसमें समाहार हो ही जाता है। मन जगत से छाप ग्रहण करता है और वही उन्हें अभिव्यक्त भी करता है। जगत भी क्या है? वह मन का विवर्त है। क्रोचे का यह दार्शनिक पक्ष है। सच तो यह है कि क्रोचे विषयी अर्थात सब्जेक्ट और विषय अर्थात ऑब्जेक्ट के जाल में नहीं फंसना चाहते थे। मन को ही जगत का नियामक बनाकर उसमें जगत को मन के भीतर समाहित कर लेना ही क्रोचे का सिद्धांत था या अभिव्यंजनावाद था। क्रोचे ने अपने सिद्धांत में जीवन के प्रति उपेक्षा प्रकट की है। उसने कलाकार के मानस में विचरण करने वाले अपरूप, अस्पष्ट, अर्थहीन प्रभावों की आंतरिक अभिव्यक्ति को कला कहा है। पर ये जीवन से संबद्ध होने से पूर्व कैसे होते हैं यह कोई नहीं बता सकता। वस्तुतः कला और जीवन का अटूट संबंध है। यह सच है कि कलाकार की पद्धति सहज ज्ञान की पद्धति है और बौद्धिक तर्क की नहीं, फिर भी उसका सहज ज्ञान और उसकी प्रक्रिया से परिचित होता है। अतः कलाकार जीवन की उपेक्षा नहीं कर सकता।
निवेदनीयता कलाकार के लिए आवश्यक है, अतः उसे अपनी अभिव्यंजना निवेदनीय बनानी पड़ेगी। कला अभिव्यंजना अवश्य है, पर प्रथम तो वह जीवन की अभिव्यंजना है जिसे कलाकार ने देखा और अनुभव किया है, और दूसरे वह ऐसी अभिव्यंजना है जिसे अन्य समझ सके। ये अभिव्यंजनावाद की व्याख्या है। और अभिव्यंजना क्रोचे अभिव्यंजनावाद में केवल मन को ही जगत का नियामक बनाकर जगत को मन के भीतर समाहित करने को ही अभिव्यंजना कहते हैं, जो उचित प्रतीत नहीं होता। धन्यवाद। हो गया।